हम लोग इस बात पे आज चर्चा करेंगे कि इंटरव्यू जो बीपीएससी का निर्धारित है अगले महीने अक्टूबर के महीने में, अब उसके लिए आप कैसे तैयारी करें, क्योंकि आपके ऊपर पीटी का भी दबाव है और इंटरव्यू की भी तैयारी साथ साथ थोड़ा थोड़ा करना है। तो किस प्रकार से हम लोग तैयारी करें ताकि हमारा दोनों काम हो जाए, इस बात को लेकर हम चर्चा आज आपके साथ करेंगे कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए। तो कुछ बात इंटरव्यू के बारे में पहले समझ लीजिए। इंटरव्यू आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं, दिस इज नॉट द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। ये बेसिकली आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। दिमाग में आप बिल्कुल स्पष्ट कर लें, ये आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है, ये आपके ज्ञान का परीक्षण नहीं है। इसीलिए आप इसे ये मत समझें कि यहां पर आपसे जो पूछा जाए उसका उत्तर उस प्रकार से देना है जैसे आपने मेंस में दिया था। मुख्य परीक्षा में आपके ज्ञान का परीक्षण हो चुका है, अब आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होना। अब सवाल है व्यक्तित्व का परीक्षण कैसे हो, कैसे पर्सनालिटी टेस्ट आपका किया जाए। तो इसके लिए वो आपके साथ सिर्फ बातचीत करना चाहते हैं, कन्वर्सेशन है, आपको बातचीत करना आना चाहिए। किस प्रकार से बात की जाती है वो आपसे बात करना चाहते हैं। अब सवाल है, किसी से भी आप बात करेंगे तो कहां से प्रारंभ करेंगे? कोई मुद्दा और बिंदु होना चाहिए जिस पर आप बात करेंगे। तो आपके साथ वो बात करने के लिए उनके पास आपके संबंध में कुछ जानकारियां होती हैं जो आप भरकर उन्हें देते हैं। जिसमें जानकारी क्या होती, आपके 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 बेसिकली वह शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आप किस तरह से किन किन विश्वविद्यालयों या किन किन स्कूल से पढ़ के आप आए हैं, ये उनके पास। उसके अलावा उनके पास यह जानकारी होती है कि यह जो मुख्य परीक्षा आपने दी इसमें कौन सा वैकल्पिक विषय आपने रखा है। तो उसकी शुरुआत जो है वह आपके एजुकेशन बैकग्राउंड से हो सकती है, वह आपके वैकल्पिक विषय से बातचीत प्रारंभ कर सकते हैं। वह संभव है कि वह आपके जिस जिले से आप आते हैं, डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित कुछ बातें आपसे पूछ सकते हैं। अगर आपने पहले कुछ वर्क एक्सपीरियंस है, मान लीजिए कि पहले अगर आप किसी जॉब में रहे हो, तब भी आपकी शुरुआत हो सकता है कि इंटरव्यू की शुरुआत आपके जो पिछले जो जॉब है उससे संबंधित बातों से प्रारंभ कर लिया जाए। तो आप वो बातचीत किसी भी मुद्दे पे कर सकते और कहीं से भी शुरुआत हो सकती, कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। और इसीलिए बिल्कुल दिमाग में कोई चीज कैरी मत करिए। ज्यादातर लोग अगर आप इंटरव्यू के लिए देखेंगे तो कई लोग इस मामले में आपको थोड़ा गुमराह करते हैं कि आप ये सोच कर जाइए, जितना ज्यादा आप प्री डिटर्मिंड होकर जाएंगे इंटरव्यू में आपके लिए समस्या उतनी हो। आप बिल्कुल एम्प्टी होकर जाइए। एम्प्टी का मतलब कुछ भी पहले से मन में विचार नहीं रखना है कि हम ये इससे शुरुआत होगी, ऐसी शुरुआत होगी। हो सकता है वैसे शुरुआत ना हो, तब तो आपको अचानक जो है घबराहट होने लगेगी कि देखो हम सोच करके आए थे और ये ऐसे शुरू हो गए। तो इससे बचने का तरीका यह है कि आप बिल्कुल विचार ना करें किसी अन्य बातों के, बिल्कुल ओपन रहें। ये मत सोचें कि ये प्रश्न आएगा तो ये जवाब देंगे। पढ़ना है, सोचना है, पर कैरी नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है। और कई बार अगर आप बिल्कुल तैयार होके जाएंगे, जैसे आप मेंस की तैयारी करते हैं, तो मेंस की तैयारी में आप बिल्कुल प्रश्न के हिसाब से अपने को तैयार करते हैं। यहाँ पे प्रश्न के हिसाब से तैयार नहीं, यहाँ पे आपका मेंटल प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटल प्रिपरेशन, आप मानसिक रूप से तैयार होके जाना है कि किसी भी प्रकार का प्रश्न अगर पूछा जाता है या कोई भी बात पूछी जाती है तो हम उसे सुनेंगे और समझकर उत्तर देंगे। मानसिक रूप से प्रत्येक प्रकार के प्रश्न के लिए तैयार। कुछ भी पूछा जा सकता है, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। मेंस में आपको पता होता है कि ये टॉपिक से ये प्रश्न आता है, यहां पे मालूम नहीं है।
हो सकता है कि आपको अनसेटल करने के लिए कोशिश करते हैं, अ, जो इंटरव्यू बोर्ड में लोग होते हैं वो बहुत बार ऐसा प्रयास करेंगे कि आपको असहज किया जाए। क्या किया जाए? आपको बातचीत करने के क्रम में आपको असहज किया जाए, अनसेटल करने के लिए कई बार आपके बात को काटेंगे या काउंटर आर्गुमेंट करेंगे, ताकि वो देखते हैं कि अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करता है या आपकी बातों से सहमत नहीं होता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आप कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या आपके बोलने में वह आवेश तो नहीं आता है? आप इमोशनली कैरीड अवे तो नहीं हो जाते? वो चीज वो टेस्ट करते हैं, क्योंकि ऑफिसर के अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए। गम अगर विपरीत परिस्थितियां हो तब भी वह मानसिक रूप से बिल्कुल असहज ना हो, वह तब भी जो है सोचकर समझकर बोलने की क्षमता और सोचने की क्षमता रखता हो। इसीलिए वो आपसे असहज प्रश्न करते हैं। आप प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं ये एक अलग वस्तु है, लेकिन वह इस बात पर आपका इंटरव्यू करने वाले का ध्यान होता है कि जो भी बात आप कर रहे हैं उसके पीछे आपका तर्क क्या है, विवेक क्या है, वो महत्वपूर्ण है। आपका तर्क और विवेक होना चाहिए। अगर कोई भी बात आपसे पूछी जाती है तो उसके पीछे एक तर्क और विवेक हो, और वो तर्क और विवेक क्या होना चाहिए? एक शिक्षित व्यक्ति का तर्क और विवेक होना चाहिए, एजुकेटेड पर्सन का। गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए कई सिचुएशनल सवाल पूछे जाते हैं, और सिचुएशनल सवाल में आपको जो भी बात करना है, कोई सही या गलत पूरी तरह नहीं होता है, कई मुद्दे हैं, लेकिन उसके पीछे आप क्या तर्क देते हैं, किस प्रकार के विवेक का प्रयोग करते हैं, वह उसको समझने का प्रयास करते हैं। आप कहीं भी एजुकेटेड पर्सन, एजुकेटेड होने का मतलब हम लोग थोड़ा नहीं समझ पाते। शिक्षित होने का मतलब यह नहीं है कि आपको ज्योग्राफी आती है। शिक्षित होने का मतलब यह नहीं है कि आपको फिजिक्स आता है। शिक्षित होने का मतलब है कि व्यक्ति क्या होगा? लिबरल होता है, उसके विचार में क्या होगा? वो उदार होता है। महिलाओं के मुद्दों पर, जाति के मुद्दों पर वो आपका संकीर्णता नहीं दिखना चाहिए, आप में वो उदार भाव होना चाहिए। और खासकर आप देखेंगे क्योंकि हमारा समाज ऐसा है जिसमें कई मुद्दों पर हमारे चारों ओर संकीर्ण भावनाएं हैं, जाति को लेकर, धर्म को लेकर। तो इससे बचना है। कास्ट और रिलीजन को लेकर जो हमारी समझ समाज में बनती है, वहां पर हमें सावधान रहना है। हमें क्या है? एक एजुकेटेड पर्सन, एक शिक्षित व्यक्ति समाज में इन मुद्दों पर किस प्रकार से विचार करता है, ये ध्यान में रखना है। और कभी कभी क्या होता है, हम लोग आवेश में आकर कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जो हमें, जो अपेक्षित नहीं है, दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए एजुकेटेड पर्सन। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये क्या है? व्यक्तित्व का परीक्षण है। बातचीत होगी आपके साथ कहीं से भी, आपके हॉबीज से हो सकता है। वो पूछेंगे अच्छा चलो पढ़ाई लिखाई तो करते हो, पढ़ाई के अलावा क्या करते हो बताओ। यानी वो आपके हॉबी को समझना चाह रहे हैं कि पढ़ने लिखने से ही तो सिर्फ व्यक्तित्व नहीं बनता ना, आप पढ़ने लिखने के अलावा जो काम करते हैं उससे भी आपके व्यक्तित्व की पहचान होती। तो हॉबी, कई बार हमसे पूछते हैं सर हॉबी क्या रखें। हॉबी रखने की चीज नहीं है, हॉबी हॉबी होती है आपकी अभिरुचि जो है। कभी आपने उसको ध्यान नहीं दिया है, पर अभिरुचियां सभी के अंदर होती। आपको इस बात पे ध्यान देना है कि कौन सा काम करना आपको अच्छा लगता है। जब आपको समय मिलता है तो किस प्रकार के कार्य करने से आपको खुशी मिलती है, और उस कार्य को करना आप पसंद करते हैं, नंबर वन। और उस कार्य में
आप दक्ष भी हैं अन्य लोगों से, अन्य लोगों से आपकी जानकारी अधिक है उसके विषय में। अब हॉबी के बारे में पूछा जा रहा है और आप चुप हैं। कल एक मेरा विद्यार्थी आया था, सर बोला सर मुझे टेबल टेनिस अच्छा लगता है। हम बोले बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आप बोल सकते हैं कि मेरा हॉबी जो है टेबल टेनिस खेलना है, लेकिन टेबल टेनिस में जानकारी आपकी मुझसे ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए टेबल टेनिस के बेसिक चीजों के बारे में तो वो आपको पता होना चाहिए, बल्कि उनको वो बात भी बताना चाहिए जो बोर्ड नहीं जानता है टेबल टेनिस के बारे में, तब उसका प्रभाव पड़ता है। गेटिंग माय पॉइंट। कई सवाल, अब सवाल है कि आपका, आप जब तैयारी कर रहे हैं तो कैसे करें इसको, इस पूरी चीज की तैयारी सिस्टमेटिक तरीके से कैसे की। तो मैं आपको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करने का बिंदु, बिना किसी घबराहट के आप बिल्कुल उसी प्रकार से तैयारी करें और बिल्कुल दिमाग को ओपन रखें। ये नहीं, जैसे सबसे ज्यादा सवाल लोग पूछते हैं कौन से कपड़े पहन के जाए, कैसे हम, ये बिल्कुल ट्रिवियल इश्यूज है। मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा चिंता विद्यार्थी को होती है कपड़े को लेकर। मैं कहता हूं कपड़े को लेकर बिल्कुल परेशान ना हो। कपड़े का एकमात्र जवाब है फॉर्मल। आप जब देखिए, चूंकि आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो एक पदाधिकारी किस तरह के वेशभूषा में जाएगा, एकदम फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है वैसा कपड़ा जो बहुत ज्यादा आकर्षक न हो, सिंपल। और मौसम के अनुसार फॉर्मल भी चेंज होते हैं। तो अभी का जो मौसम है वो गर्मी का, बहुत ज्यादा जो है वो ठंड नहीं है। मौसम जो है इस प्रकार का है, ना ठंड है ना गर्मी वाली बात है। तो आप बिल्कुल, जो लड़के हैं उनके लिए बिल्कुल यह है कि एक जो ट्राउजर होना चाहिए और एक शर्ट। आप हाफ शर्ट भी पहन सकते हैं, लेकिन हाफ शर्ट फॉर्मल में अच्छा नहीं लगता, तो आप फुल शर्ट जो है वो पहन कर लेंगे, और एक शूज, लेदर का शू हो तो सबसे अच्छा है। हो गया, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लड़कियों के लिए भी वो साड़ी परिधान है हमारा, में जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर साड़ी में आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप बिल्कुल सूट में भी जा सकते हैं और एकदम सिंपल में जाइए, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए कपड़े को लेकर कोई, और कैसा होना चाहिए साड़ी और सूट, वो जो फॉर्मल ओकेजन पर हो, बहुत ज्यादा पार्टी वेयर नहीं होना चाहिए। बस इतना ही ध्यान रखना है। इसलिए उसके लिए कभी, और आपको मैं बताऊं, पहला तो निश्चित तौर पे जब आप इंटरव्यू देने के लिए आते हैं तो पहला आपका व्यक्तित्व तो आपका कपड़ा ही होता है। किस तरह से आप, बाल थोड़ा अच्छे से ये होना चाहिए, ये नहीं कि जैसे तैसे। एक्सपेक्टेशन क्या होता है इंटरव्यू देने वाले, लेने वाले का, कि जो सामने आ रहा है वो गंभीर है, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे चलाया बस। तो आप कुछ भी चयन करो, कोई इसको लेकर नहीं। और जिस कपड़े में आप कंफर्टेबल, कई लोग कहते हैं टाई पहन के जाए, अगर आप कंफर्टेबल हो तो जाओ। अगर आप, कई लोग कहीं पहली बार पहनते और कंफर्टेबल नहीं है, मत पहनो, क्या आवश्यकता है उसकी। कहीं भी कहीं पे लिखा हुआ थोड़ी है ड्रेस कोड। तो ऐसा कुछ नहीं, बस फॉर्मल होना चाहिए, कैजुअल नहीं दिखना चाहिए कि आप यूं ही आ गए। ठीक है, बस फॉर्मल होना चाहिए। आप कुछ भी कपड़े पहने, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं उस सब के लिए बहुत ज्यादा सोचना भी नहीं है। तैयारी करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहला काम आप जो करें, जो तैयारी का प्रथम बिंदु, जो पीटी में भी हेल्प करेगा आपको मैं उस तरह से बता रहा हूं। जो पहली चीज आप कर लें वो है कि अपने डिस्ट्रिक्ट का प्रोफाइल अच्छे से तैयार कर लें। डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल, जिस जिले से आप आते हैं उसकी, उसके संबंध में सामान्य जानकारी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी है, एवरीथिंग, डिस्ट्रिक्ट का प्रोफाइल, उसके अंदर अ, उसका पॉपुलेशन का डेटा, उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसका एग्रीकल्चर, एवरीथिंग।
ज्योग्राफी, हिस्ट्री, वॉटेवर, कोई भी चीज है, अपने डिस्ट्रिक्ट को अच्छे से जानना चाहिए। आपसे पूछ लेंगे कि भाई बताओ हमारा आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उससे कौन सा रिवर क्रॉस करता है। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, आप उसके चारों ओर कौन सा डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है। अगर मान लो बॉर्डर के पास है तो कौन कौन सा जो अन्य राज्य उससे टच करता है। तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का पता होना चाहिए। तो जनरल ज्योग्राफी अगर आपको मालूम है, हिस्ट्री मालूम है, तो ये कई चीज़ों को समझने में मदद करता है। उसके अलावा कुछ डेटा, पॉपुलेशन का डेटा वो पता होना चाहिए, जैसे सेक्स रेशियो, लिटरेसी, हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर, पॉलिटी। तो पॉपुलेशन है, ब्लॉक्स है, रिवर्स है, कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, तो ये सब पीटी में भी पूछा जाता है। डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल आप तैयार करके बिल्कुल जाएं, क्योंकि इससे सवाल पूछे ही जाएंगे। ये पूछेगा, मान लीजिए कि आप अपने जिले में पदस्थापित कर दिए जाते हैं, किस प्रकार के कार्य करेंगे या प्राथमिकता आपकी होगी। तो डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल अगर मालूम है तो आप बोल सकते हैं किस तरह के क्रॉप्स वहां पर होते हैं, क्या बाढ़ की समस्या वहां पर है। इस- अच्छा, होम डिस्ट्रिक्ट, अच्छा, मतलब डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल नहीं पूछते हैं। अच्छा वो लेकिन क्रम में तो पूछ सकते हैं, जब आपसे बातचीत कर रहे हैं तब पूछेंगे आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, कहाँ से हुई, वहीं से पकड़ लेते हैं वो। मैट्रिकुलेशन पूछेंगे कहाँ से आपने किया है, तो वहां से वो पता चल जाता है। और फिर वो पूछेंगे उस जिले में आप हैं तो बताइए। आप आपसे नहीं पूछेंगे, आपके फादर तो पूछ सकते हैं आपके कहाँ से आते हैं आपका। अच्छा, नहीं ठीक है, वो उनके इंफॉर्मेशन सीट में नहीं होता है, पर बातचीत के क्रम में तो आ ही सकता है। वो डायरेक्ट नहीं पूछ सकते हैं, इनडायरेक्ट कर सकते हैं, स्कूल पूछ लेंगे, कॉलेज पूछ लेंगे, कहाँ से आते हो ये पूछ लेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल यू हैव टू प्रिपेयर। और फिर इसकी समस्याएं क्या हैं, द प्रॉब्लम्स, इसको आप सबसे पहले तैयार करें। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट डिस्ट्रिक्ट का हो गया। इन जनरल बिहार का मान लो कि अगर आप कह रहे हैं जैसे कि नहीं डायरेक्ट पूछ सकते, तो ओवरऑल बिहार के डिस्ट्रिक्ट के बारे में थोड़ा आपका जानकारी होना चाहिए। कौन सा जिला कहाँ पर है, क्या सिचुएशन है, यू हैव टू। सेकेंड इंपॉर्टेंट इशू जिस पे फोकस करना चाहिए वो है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड। क्योंकि अगर उनके पास आंकड़ा, डेटा इसी का होता है, कब आपने ग्रेजुएशन किया, किस विषय में आपने किया, तो जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि है उसको अच्छे से तैयार करें। शैक्षणिक पृष्ठभूमि से बात प्रारंभ की जा सकती है, बल्कि 90% इंटरव्यू स्टार्ट्स फ्रॉम योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। आप इससे पहले क्या कर रहे थे। तो ज्यादातर लोग पढ़ रहे थे, ज्यादातर लोग, कुछ ही लोग होते हैं जो प्रीवियसली जॉब में कहीं ना कहीं थे, तो उनसे उस जॉब से संबंधित बातें पूछी जाती हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल फेस द क्वेश्चंस फ्रॉम देयर एजुकेशनल बैकग्राउंड। दो तरह की चीजें यहां पर आती हैं। आपने जैसे बीए किया है, एमए किया है, या बीएससी एमएससी जो भी किया है, आपने जिस विषय में किया है उस सब्जेक्ट की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। बेसिक, एटलीस्ट बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जो भी विषय पढ़ा है, जहाँ से पढ़ा है, उस विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा मालूम होना चाहिए। उस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए।
अगर आपके एजुकेशन में और इसकी तैयारी में गैप बड़ा है, अंतराल है, समय अंतराल अगर काफी अधिक है, टाइम गैप बिटवीन योर लास्ट डिग्री एंड दिस एग्जामिनेशन, तो वहां भी वो पूछ सकते हैं कि आप क्या कर रहे थे। ठीक है, तो कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे सवाल में क्या होता है, क्यों पूछा जाता है। आप कहेंगे कि ये तंग करने के लिए पूछा जाता है, ऐसा नहीं है। हम लोग भी ये लगता था कि ये क्या बात हुई, भाई नहीं कुछ कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। उनका ये होता है कि स्टूडेंट कितना सीरियस है अपने करियर के लिए। तो कोशिश करनी चाहिए कि इस बीच में अगर कहीं आपने, आजकल तो कई साधन हैं, आप चाहते तो पत्राचार के माध्यम से भी कई कोर्स करते हैं, ऑनलाइन पे कई कोर्स करते हैं। तो हमेशा कुछ ना कुछ इसमें बोल दीजिए कि सर इस समय में हमने ये कोर्स किया, ऑनलाइन ही एनरोल किया, या ये कार्य कर रहे थे। यानी आप अपना वैल्यू एडिशन लगातार कर रहे हैं। तो उस अंतराल अगर ज्यादा है तो, अगर बहुत कम है तो बोले तैयारी कर रहे थे सर, के लिए कोई दिक्कत नहीं। घबराना नहीं है। आपसे जो कुछ भी पूछा जा रहा है उसमें आपके चेहरे पर घबराहट नहीं आनी चाहिए। जितना घबराएंगे तो फिर कई चीजें आप सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो शुरू में कोशिश करते हैं कि आपसे सहज आसान सवाल पूछे जाए, जैसे कहाँ से आए हो, किस विद्यालय से पढ़े हो, यही सब पूछते हैं। सिंपल बातों से शुरू हो, ताकि आप सहज हो जाएं उनके। लेकिन फिर वो अभी किस विषय से तुमने ग्रेजुएशन किया है, ये सब आपके सवाल शैक्षणिक पृष्ठभूमि को अच्छे से एक बार कर लेना। दूसरा चीज, यहीं पर आएंगे, अब दूसरा बात से बात निकलेगी, तो वो कहेंगे अच्छा ऑप्शनल क्या है, आपका वैकल्पिक विषय क्यों रहा। उसके एक्सपर्ट भी हो सकते हैं कि वहां हो। वैकल्पिक विषय, अब देखिए, यहाँ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि यहाँ वैकल्पिक विषय में आपसे वो बातें नहीं पूछेंगे जो जनरली मेंस में आता है। वो उसमें बहुत बेसिक चीजें पूछेंगे। जैसे ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी के अंदर जो बेसिक चीज है वो बातें आपसे पूछ। भूगोल के अंदर ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी थ्योरी पूछ लेंगे, वो कम चांस होता है। ज्यादा चांस होता है कि ज्योग्राफी के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो आपसे सवाल पूछेंगे। जैसे मान लीजिए कि अभी कहीं साइक्लोन आया, तो करंट से जोड़कर पूछेंगे बताओ साइक्लोन क्यों आता है, कैसे आता है, कैसे जो है चक्रवात का निर्माण हो। गेटिंग माय पॉइंट। तो ज्योग्राफी से वो आपके आपके साथ थोड़े बेसिक सवाल पूछे। कोई हुआ पूछेगा बताओ पर्वत क्या होता है, माउंटेन क्या होता है, बताओ व्हाट इज माउंटेन, ऐसे भी सवाल पूछ सकते। तो अब इस सब सवाल के लिए क्या करना चाहिए, छोटे छोटे टर्म्स हैं ज्योग्राफी के अंदर में, कई टर्म्स हैं जो हम लोग जिस पर ध्यान नहीं देते और पूछ लिए जा सकते। तो वैसी चीजों के लिए आपको कुछ नहीं करना है, उसको कर लीजिएगा तो पीटी भी में भी काम आ जाएगा। 6 से 10 एनसीईआरटी आप देखोगे, वर्ल्ड वाला, उस किताब में सबका डेफिनेशन दिया हुआ है। पर्वत क्या होता है, पठार क्या होता है, स्ट्रेट क्या होता है। 6 से 10 पढ़ लिया, इससे क्या है, बेसिक जो ज्योग्राफी का है वो आपका तैयार हो जाता। कुछ नहीं करना है, इसमें टर्म सब आपके आ जाएंगे, चाहे वो जियोमॉर्फो का हो, चाहे वो क्लाइमेटोलॉजी का हो, सब देखिएगा बेसिक चीज 6 से 10 के एनसीईआरटी में जनरल ज्योग्राफी हो जाए। उसके अलावा इंडिया और बिहार का तो आप पढ़ते ही हैं, वो आपको तो ध्यान में रखना ही है। अब किसी को इंटरेस्ट है नदियों, नदियों के विषय में पूछ लिया। आपके कौन कौन सी नदी जाती, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर बताओ, पूरब से पश्चिम बताओ। वो सब जो है आपके, चूंकि ज्योग्राफी के आप स्टूडेंट हैं, ये पूछ सकते। हिंदी साहित्य में, हाँ
अब मान लीजिए आपका हिंदी साहित्य है, कि मेरा भी रहा है इसलिए मैं बता सकता हूँ। हिंदी लिटरेचर अगर है तो आप इसमें बेसिक चीज जो है आप देखेंगे, जो इतिहास दिया 9-10 की जो, सॉरी 11-12 की जो किताब है, जिसमें कि हिंदी साहित्य का इतिहास, वो एक बार जो है पतली सी किताब है, हाँ 11-12 का, बस उसी को करके जाना है। उसी के अंदर दिया है गद्य क्या होता है, पद्य क्या होता है ना। तो गद्य पद्य ये सब पूछ देंगे, गद्य का क्या बताओ क्या होता है, पद्य क्या होता है, काव्य क्या होता है, रस क्या होता है, अलंकार क्या होता है, ये सब पूछ लें। कहानी उपन्यास में क्या फर्क है, एनसीईआरटी बस एनफ, उसी से छोटी छोटी बातें। मैं यही पढ़ के गया था। अब इंग्लिश लिटरेचर का हमको ज्यादा अनुभव नहीं है, पर हिंदी साहित्य मेरा विषय रहा, इसलिए मैं इसके बारे में बहुत गहराई तक जानता हूँ। हाँ, बिहार के पूछेंगे कि आप बताएं, इंपॉर्टेंट कवि के नाम बताएं, लेखक बताएं, पूछा था हमसे। तो बिहार के कवि लेखकों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हिंदी साहित्य में बड़ा योगदान है। उसके अलावा तार सप्तक के कवियों के नाम बताइए, नकेन के अंदर बताइए कौन कौन है। और चूंकि ये सब बिहार के रहे हैं कई लोग, नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, तो वो आपसे हिंदी साहित्य में बेसिक चीजें, इस तरह की चीजें पूछ। ठीक है। तो 11-12 का जो एनसीईआरटी बुक है ना, अगर उसने कायदे से आपने पढ़ लिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो ऑप्शनल को भी तैयार करके जाना। ऑप्शनल पे हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल पे अलग से एक बार और भी बात कर लेंगे, ताकि आपको आत्मविश्वास, लेकिन पहले पीटी दे लीजिए, उसके बाद करेंगे, ताकि आपको जो है आपका ध्यान जो है पूरी तरह से उसी पर रहे। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एकदम आप कर सकते हैं और आपका सबसे ज्यादा लाभ भी होगा अभी, करेंट अफेयर्स। 90% सवाल यहीं से पूछे जाते, करेंट अफेयर, समसामयिक मुद्दे। अब तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर, न्यूज़पेपर डेली, क्योंकि हो सकता है कि शुरुआत ही यहीं से हो। आज का समाचार पत्र पढ़ा है, क्या पढ़ा है, और जो बोलेंगे वहीं से प्रश्न आपका प्रारंभ हो जाए। तो न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, उसमें कई मुद्दे आते हैं। अभी देखिए, अभी चारों तरफ मुद्दे ही मुद्दे हैं, राजनीतिक। आप ध्यान रखिए, पॉलिटिकल मुद्दा जब होता है बहुत सेंसिटिव होता है, और वो जरूर पूछेंगे उस, अभी आए तो आपसे ये सवाल, कई तरह के सवाल यहाँ से आएंगे। चूंकि महिला हैं तो महिला आरक्षण बिल पर जो है सवाल कब आया था, क्या क्या प्रोविजन है इसके अंदर में, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आप तैयार करके जाएंगे। उसके बाद आप देखें, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक इश्यूज भी हैं कई, राजनीतिक आर्थिक मुद्दे हैं, सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है। उसके अलावा करंट अफेयर्स में इंटरनेशनल रिलेशंस, आईआरबी, उससे भी कई सवाल आते हैं। तो इसको भी तैयार करके जाना है। इसको भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इशू, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इश्यूज, और ये पूछेंगे आपसे वैसे नहीं जैसे कि मेंस में आता है, बताएं भारत पर प्रभाव, ये सब नहीं, ओपिनियन आपसे पूछे। आप बता रहे हैं, जब भी आपसे पूछा जाए विचार आपका, तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपको ऑफिशियल स्टैंड को ही डिफेंड करना है।
क्योंकि आप अधिकारी बनने जा रहे हैं। सरकार के जो निर्णय हैं उसको ही आपको बताना है। कितना भी आपसे कहा जाए कि इसमें ये है, आप ऑफिशियल जो आर्गुमेंट है उसको भी, जैसे अभी कनाडा का चल रहा है, बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, आपसे पूछा जा सकता है। आपको बिल्कुल बात कैसे करनी, बोले दे भारत पर आरोप लगा रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि भारत इस प्रकार की घटनाओं का अंजाम दे रहा है? क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल ऑफिशियल स्टैंड क्या है कि सिर्फ आरोप लगाने से नहीं चले, इसका साक्ष्य क्या है? अगर भारत ने की अगर भूमिका है इसमें, तो आप उसकी जांच करिए, साक्ष्य लाइए। सिर्फ आरोप लगाने से, तो आपको ऑफिशियल आर्गुमेंट, सेपरेटिस्ट मूवमेंट, पंजाब का प्रॉब्लम सब खुल जाएगा। वहां से खुलेगा तो सब कुछ खुल जाएगा। वहां पे बातचीत होती है ना, वो किधर जाएगा नोबडी नोज। इसलिए कोई भी मुद्दा हो तो उसको आप थोड़ा सा विस्तार में पढ़ें। और कोई भी देखेगा, खासकर द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, जब भी इस तरह के न्यूज को कवर करता है तो उसके बैकग्राउंड को भी कवर करता है। ठीक है, तो दो तरह की चीजें होती हैं, उसमें न्यूज भी होता है और व्यूज भी होता है। तो राइटर चेंज होगा, व्यूज चेंज होगा, न्यूज कंटेंट वही रहेगा। तो पहली बात है कि न्यूज क्या होता है, वो फैक्चुअल होता है, फैक्ट्स हैं, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और उसको एनालाइज करते हैं तो व्यूज आता है। तो व्यूज चेंज होता है। आपको व्यूज कौन सा लेना है? जो ऑफिशियल स्टैंड है। अब हिंदू में पढ़ेंगे तो वो क्रिटिसाइज करता है बहुत सारे गवर्नमेंट के पॉलिसी को, तो आपको वो नहीं पकड़ना है, न्यूज पकड़ लेना है। टेक न्यूज एंड लीव द व्यूज। व्यूज जो है वो बिल्कुल ऑफिशियल पकड़। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स को आप तैयार कर ली। बिहार का से भी रिलेटेड जो न्यूज़पेपर है लोकल, उसको भी थोड़ा पढ़ना शुरू करिए। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, मैं बिहार का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ, इसलिए मुझे पता ही नहीं होता है क्या परिवर्तन हो रहा है बिहार के अंदर। लेकिन आप जब जाएंगे इंटरव्यू तो पूछे, तो आप उसको पढ़ें, अपने बिहार के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं उससे भी आप अवगत रहें, रहना चाहिए। तो करंट अफेयर्स को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दीजिए और आदत बनाइए न्यूज़पेपर पढ़ने का। पूछेगा वो, अब तो मत कहिएगा हम तो सर पीडीएफ क्योंकि आप लोगों की आदत जो है थोड़ी खराब हो गई है, अब आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं, जो कि बहुत ही गलत आदत है, वो एकदम स्वीकार्य नहीं है। कम से कम एक अच्छे ब्यूरोक्रेट को कम से कम 4 न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए कम से कम 4 और एक भी नहीं पढ़ पाते। आपको पता आपको पता रहे अपने अराउंड, तब ना आप कुछ करेंगे। अगर आपको अपने अराउंड की चीजों का ही मालूम नहीं है, आप क्या बात कर। और बात करने के लिए तो आपके अराउंड जो चीजें हैं उसके अलावा देखिए, बेसिक जीएस सब चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि पॉलिटी हमको नहीं पता है, फंडामेंटल राइट्स नहीं मालूम है, कई बार तंग करते हैं बेसिक चीज। तो बेसिक जीएस भी आपको पता होना चाहिए, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जो आप पढ़ते हैं बेसिक चीजें, छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं। तो डोंट इग्नोर इट, क्योंकि कई बोर्ड जो है आप देखेंगे बेसिक जीएस पूछते। ठीक है, तो करेंट अफेयर्स, बेसिक जीएस को भी थोड़ा सा एक बार देख ले। आप वो अभी पढ़ रहे हैं आप तो और अच्छा है। करंट अफेयर्स को और रेगुलर कंटिन्यू कर देना है, ऐसा नहीं कि पीटी खत्म हो गया भाई खत्म, रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है इस पे ध्यान देने की जरूरत है, वह है हॉबी, अभिरुचियां। ये सबसे बड़ा
प्रॉब्लम, क्योंकि एक नई चीज आ जाती है। हाँ, स्टूडेंट को लगता है यार हॉबी कभी सोचा ही नहीं, तो सोचना शुरू करिए कि बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। जो भी आपको ठीक लगता है, जो काम आप कर सकते हैं या जिसमें आपका मन लगता है और थोड़ी जानकारी भी आपके पास है, और नहीं भी है तो आप जानकारी इकट्ठा कर लीजिए, उसको आप हॉबी बना सकते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन ऐसा हॉबी मत बना लीजिए जो एब्सर्ड हो और उसके बारे में आपको ही नहीं पता हो। कई बार लोग कुछ ऐसा हॉबी बनाते हैं जिसके बारे में उनको ही नहीं मालूम हो, ये नहीं होना चाहिए। और ऐसा एग्जॉटिक हॉबी भी कुछ लोग बता देते हैं जिसके बारे में इंटरव्यू वाले को कुछ पता नहीं। तो वो भी फिर देखिए, फिर क्या होगा, आप अगर कुछ वैसा हॉबी बता देंगे तो कहे ठीक है यार, ना तो हमको पता है कुछ, तुम बताओगे तो हमको कुछ नहीं पता, तो वो फिर खत्म हो जाता, उसमें कुछ नहीं, तो उसका आपको एडवांटेज नहीं मिला ना। ये तो एक तरह से है कि आपके पास मौका है अपनी बातों को रखने का। जैसे मेरा हॉबी, हमसे पूछा, और मैंने काफी इसमें काफी देर तक इसमें बातें हुई और काफी बातें हुई। हमसे पूछा गया कि आपकी हॉबी क्या है, तो बोले सर मैं कंटेम्प्रेरी हिंदी नॉवेल्स पढ़ता हूँ, जो समसामयिक हिंदी साहित्य है वो पढ़ता हूँ। मुझे मालूम था अगला सवाल क्या होना है। जैसे ही आप ये बोलेंगे कि आप कंटेम्प्रेरी हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो उनका सवाल था हाल में आपने क्या पढ़ा है। मैं तैयार था इसके लिए, और जो पढ़ा था उसके बारे में इतनी बातें मालूम थी मुझे, जो यूनिक बातें थी वो बता। हमने कहा सर हमने हाल में महुआ चरित पढ़ा है, लेकिन क्या ऐसा है महुआ चरित में जो आपको पता। हम बोले इसके लिए भी मैं तैयार था। तो मैंने कहा कि महुआ चरित सर एक ऐसा उपन्यास है, ऐसा ऐसा कहानी के अंदर कहानी कही गई है जो जो पद्यात्मक है, पद्यात्मक लिखा गया है एकदम, वो स्टोरी नहीं, वो पोइट्री की तरह लगता है। तो आपके पास कुछ कहने के लिए होना चाहिए। जैसे आप किसी से बात करने जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं, जैसे आप गए, कभी गए, कुछ अच्छी कोई चीज आपने देखी, ऑब्जर्व किया, तो आप क्या करते हैं, उसको शेयर करते हैं। ये वही है। अच्छा तुमने ये पढ़ा, अच्छा ये पढ़ा, अब वो बोर्ड भी इंटरेस्टेड हो गया उसमें। अच्छा और क्या पढ़ा है, अब उनकी बात चली, बोले दलित साहित्य पढ़ा है आपने, कि हिंदी लिटरेचर क्या था, दलित हमने पढ़ा है सर, मेरा फेवरेट जॉनर है वो भी। तो आपसे बात करते हैं वो, फिर पता नहीं ज्योग्राफी हिंदी लिटरेचर कहाँ चला गया, यही सब बात होने लगी। तो हॉबी आपका है जहां आप दूसरे को इंप्रेस कर सकते, ठीक है। जैसे आप देखिए, बर्थडे पार्टी थी, किसी बच्चे को बजाने आता है कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी को गाने आता है, परफॉर्म, ये आपका ये परफॉर्मेंस टाइप है ना। और कैसे परफॉर्म करते हैं जिससे लोग आकर्षित हो, वो आपका हॉबी है, आपको अच्छा लगता है। कोई गाता है, कोई बजाता है, कोई डांस करता है, एवरीबडी हैज सम काइंड ऑफ, किसी को डांस अच्छा लगता है तो वो बोल सकता है सर हमको डांस अच्छा। अच्छा कौन सा डांस का फॉर्म अच्छा, कहाँ से ओरिजिन हुआ, आप जैसे बोलेंगे कथक मुझे अच्छा लगा, गुड फाइन, कहाँ से आया कथक, ओरिजिन बताओ। इसके बड़े एक्सपोनेंट कौन है इंडिया में, ये बताओ। तो ये सब चीजें आपको मालूम होना, ठीक। हॉबी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट इग्नोर इट। और इसके लिए टेंशन भी नहीं लेना, जस्ट जस्ट वर्क ऑन इट। और एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, वही पूछेगा। अब बता दिया टेबल टेनिस, बता टेबल टेनिस में बताओ इंडिया भारत का कौन सा रैंक है, अभी हाल में कौन सा टूर्नामेंट हुआ। अब ये एकदम नहीं पता सर, हम खेलते हैं सिर्फ। बहुत लोग बोलते सर अब कुछ रख लिया और वहां पता चला पूछ रहे हैं, सर बस खेलते हैं सर अच्छा बताओ हाइट कितना होता है उसका, लेंथ कितना होता है, बॉल का साइज क्या होता है, रैकेट किस चीज का बना होता है, उसके रबर रबर जो लगा होता है वो किस क्वालिटी का होता है, किस मटेरियल का बना होता है। तो तब वो सोचता है बेकार बोल दिया क्योंकि वो जानते हैं कि ये कैजुअली लिख दिया है,
अब जब बोलते हैं ना मेरा ये हॉबी है, वो जान जाता है बनाया है 2 दिन पहले। इसका ये हॉबी है नहीं। Got the point? तो टेक इट सीरियसली। इस तरह से बताइए जो आपके लाइफ के करीब हो, जो आपके जीवन के करीब होगा, उसकी बातें जब आप करेंगे तो बोलने का तरीका आपका अलग होगा। और जो दूर है, कुछ गलती ना हो जाए ये सोच। हॉबी इज लाइक दैट। तो बिहार में ज्यादातर विद्यार्थी हमारे पास आते, और मैंने जितना भी इंटरव्यू कंडक्ट किया सबसे पहला सवाल, सर हॉबी क्या रखें? तो हॉबी आप वैसा रखो जिसके बारे में आपकी जानकारी दुरुस्त हो और आपको करना अच्छा लगता हो, जिसपे आप बातें कर सकते हैं किसी के साथ। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि बिहार के प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स ऑफ बिहार, बिहार की समस्याओं के बारे में आपको पता होना। बिहार पिछड़ा है, क्यों पिछड़ा है? और ये समस्या सोशल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स, कई है। और बिहार में हर स्तर पे समस्या, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक। क्योंकि कोई अगर पिछड़ता है तो उसका एक कारण नहीं होता। जैसे अगर आप सफल नहीं हो रहे हैं तो उसका एक कारण नहीं होता, कई कारण मिलकर आपके असफलता में योगदान देता है। एंड दैट यू हैव टू एनालाइज, और सब फ्रंट पे थोड़ा थोड़ा काम कर लें, सफल हो जाएंगे, है ना? तो बिहार का जो प्रॉब्लम है, बिहार का जो पिछड़ापन है, बैकवर्डनेस, पूछेगा क्यों बैकवर्ड है? बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। कुछ ऐतिहासिक है, कुछ राजनीतिक, कुछ आर्थिक, कुछ सामाजिक, और कुछ जो है पर्यावरणीय। ठीक है, तो अब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। और सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा, कैसे दूर करेंगे? सोल्यूशन, क्योंकि ब्यूरोक्रेट का काम नहीं है समस्या बता देना आप जानिए। नो नो, यू हैव टू फाइंड सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। कैसे इसको समाधान करें? नहीं नहीं, जब पूछा जाए तभी पूछेंगे जरूर। तो समाधान कैसे करेंगे? और समाधान के लिए जैसे आप किसी बैकग्राउंड से आते हैं तो आपका बैकग्राउंड कैसे हेल्प करेगा? बिहार का एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेशन को आप कैसे सुधार करेंगे? प्रशासनिक समस्या भी, क्योंकि आप प्रशासन में आएंगे, कैसे कैसे समाधान देंगे? करप्शन को कैसे कम करेंगे? करप्शन भी एक प्रॉब्लम है। हाँ, वीडियो पे देख लीजिएगा, ऐप पे अवेलेबल है। करप्शन पूछेंगे वो आप। तो सोल्यूशन जो है कैसे आप लाएंगे, क्या क्या समाधान हो सकता? बिहार के प्रशासन की क्या समस्या, आपका आपका ज्ञान, आपका जो बैकग्राउंड है वो कैसे हेल्प करेगा बिहार की समस्या? नहीं देखिए, जवाब को यूनिक नहीं बनाना है। जवाब में हमने क्या कहा, क्या कोई भी प्रश्न का जवाब हो तो वो उसमें क्या होना चाहिए? तर्क, लॉजिकल आंसर दीजिए। अच्छा आंसर देना, अच्छा देखिए, अच्छा कोई आंसर होता ही नहीं। देर इज नॉट गुड आंसर, देर आर लॉजिकल आंसर। आपसे ये अपेक्षा की जाए कि इलॉजिकल बात आप नहीं करिए। देयर शुड बी सम रीजनिंग बिहाइंड इट। ठीक है,
कुछ तर्क होना चाहिए, और दूसरा लॉजिकल भी होना चाहिए, फिजिबल भी होना चाहिए। फिजिबल का मतलब वो संभव भी हो, ऐसा नहीं कि ऐसा समाधान बताया जो संभव ही नहीं। समाधान ऐसा जो क्रियान्वित किया जा सके, दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड, विच इज फीजिबल सोल्यूशन होना। हाँ, हाँ, ये भी बड़ा अच्छा सवाल। यहां तक क्लियर, आगे बताते हैं उनके सवाल का जवाब। तो प्रशासन कैसे, आप क्या करेंगे प्रशासन में आकर, कैसे, प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, एक प्रशासक को किस प्रकार से काम करना चाहिए, क्योंकि आप तो बनेंगे प्रशासक, क्या क्वालिटी होना चाहिए। देखिए, एक प्रशासक जो होता है उसके कई कई चुनौतियां होती हैं, और आप जहां आप फंस जाएंगे या जहां आप सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में होंगे, वो चुनौती होता है जो डिलेमाज होती, खासकर एथिकल, एथिकल और मोरल इश्यूज पे आपको प्रॉब्लम होता है। जैसे आपसे कहा जाए कि मान लीजिए आपके ऑफिस में एक बूढ़ी महिला आ जाती है जो काफी गरीब है, कमजोर, उसे जो है पीडीएस का अनाज नहीं मिल रहा है, आप क्या करेंगे? तो क्या जवाब होगा आपका? हाँ, उसको तुरंत, आपका जितना भी एथिकल और मोरल डिलेमा, तो अगर पता चल जाएगा कि डीएम और एसडीएम साहब जो भी जाता है उसको, तब तो कई लोग आ जाएंगे। कैसे आप जानेंगे कि वो वाकई सही है, वाकई बेनिफिशियरी है? तो कई आपके जो हैं प्रशासक के रूप में चुनौतियां आपसे, कई पर्सनल सवाल भी पूछे, कई व्यक्तिगत चुनौतियां होती, जैसे आप महिला हैं, घर का काम करते हो, कैसे प्रशासन का कार्य करें? आपका घर जो है कुछ कह रहा है और आप कुछ और करना कहते हैं, आपके ऊपर जो बॉस है उनका दबाव है, कैसे आप उसको हैंडल करेंगे? कई तरह के सवाल, मोरल डिलेमास। तो इसके कुछ सिचुएशनल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि प्रशासक सोचता कैसे है। तो आज बस बेसिक बात हम आपको बताते हैं, फिर आपकी भी बात थोड़ी। देखिए, प्रशासक जो है, बिल्कुल प्रैक्टिकल मैं बातें कर रहा हूँ, फिर मैं थ्योरेटिकल बात भी करूंगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चीजें हैं वो भी बात हो सकता है, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। जो प्रशासक है उसके साथ जो सबसे बड़ा जो सवाल होता है कि आपको, आप ये जान लें कि आप पॉलिसी क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। यू आर नॉट ए पॉलिसी मेकर। अक्सर दिमाग में आपके आधा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा जब आप ये सोचेंगे कि हम नीति बनाने वाले नहीं हैं, हम नीति को क्रियान्वित करते हैं। तो पहली चीज है कि आप पॉलिसी को चैलेंज मत करिए कि व्यवस्था ही गलत है, यही ठीक नहीं। आप ये बताइए कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे कि इफेक्टिव हो। आपको क्या करना है, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन का मार्ग सुझाना है। ठीक है, प्रशासक, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन कहना आसान है लेकिन करेंगे कैसे? उसके साथ दो चीजें होती है, दो एस्पेक्ट इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन। एक तो ये कहेगा कि आप अगर प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज बनती है उसमें प्रोसीजर होता है, यानी कोई भी पॉलिसी आती है उसमें गाइडलाइंस होता है कि ये प्रोसीजर। और इस प्रोसीजर के कारण आप देखेंगे कई बार प्रशासक
एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो एफिशिएंसी उसकी कम होती है। जैसे आपको इंदिरा आवास योजना लागू करना है, आपको टारगेट दिया गया है, गोल है कि 1 महीने में 80 परिवार को देना है। लेकिन प्रोसीजर ये है कि उसकी जांच की जानी है, उसकी एलिजिबिलिटी देखनी है, उसकी पहचान की जानी है। तो अगर आप गोल को देखेंगे तो प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स होगा, प्रोसीजर को देखेंगे तो गोल प्रॉब्लम होगा। तो ऑलवेज प्रशासक के साथ ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि व्हाट ही शुड डू, प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए या गोल को। ठीक है, अब इसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं, देयर इज नो क्लियर कट आंसर। लेकिन अगर आपको एक प्रशासक को इस दोनों के बीच बैलेंस करना हो, संतुलन, कि उसे प्रोसीजर को की पूरी अनदेखी नहीं करनी है, ठीक है, प्रोसीजर की अनदेखी नहीं करनी है, लेकिन प्रोसीजर को अनावश्यक अधिक महत्व देकर एफिशिएंसी को भी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर। यानी इक्विटी और एफिशिएंसी दो वर्ड है, इक्विटी और एफिशिएंसी। आप अगर ऐसे ही किसी को बांट देंगे तो एफिशिएंसी तो हो जाएगी, लेकिन पता चला जिसको नहीं मिलना था इंदिरा आवास वो पैसा ले लिया, आपका गोल तो पूरा हो गया। बट इक्विटी का मतलब होता है कि सरकार क्यों ये योजना लाई थी, लाभुक तक पहुंचाने। तो आप एफिशिएंसी और इक्विटी के बीच कैसे संतुलन लाएंगे? तो टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। एक बात हमेशा बोलना, टेक्नोलॉजी। आज देखिए तकनीक का उपयोग करके लाभुकों की पहचान आसान हो। ई गवर्नेंस वाला बिहार इकोनॉमिक सर्वे में, हम तो रोज एक एक चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, आजकल मेरा वीडियो देखना आप लोग, एवरी डे आई डिस्कस 1 चैप्टर फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे। और वो पीटी के लिए तो इंपॉर्टेंट होता है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इंटरव्यू के लिए तो एकदम इंपॉर्टेंट। बल्कि अगर हमसे पूछो कि बिहार को के लिए बोलने के लिए मटेरियल कहाँ से लाएं, बेस्ट है इकोनॉमिक सर्वे पढ़ जाओ। इसमें सारा गवर्नमेंट स्कीम दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना होगा। मेरा लेक्चर्स देख लेना, अभी तो अवेलेबल है, हर चैप्टर पे मेरा लेक्चर है। हालांकि थोड़ा पीटी ओरिएंटेड बात किया है हमने, लेकिन कई बातें कही हैं जो मेंस के लिहाज से और इंटरव्यू में भी आपका काम। खासकर ई गवर्नेंस पे आप देखोगे दुनिया भर के प्रोग्राम है। तो जब भी होगा कि प्रशासक को क्या करना चाहिए, ई गवर्नेंस का यूज करके कैसे एफिशिएंसी लाई गई है। और ई गवर्नेंस का देखोगे ऑल डिपार्टमेंट्स में यूज हो रहा है, सभी डिपार्टमेंट में हो रहा है। चाहे वो लैंड वाला डिपार्टमेंट ले लो, एग्रीकल्चर ले लो, पुलिस प्रशासन ले लो, सब जगह ई गवर्नेंस का यूज हो रहा है प्रोग्राम। बस उसी में से कुछ बातें ले लेना और अपने तरफ बोल देना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं सबका जिक्र है इसके। तो एक बार पढ़ा हुआ रहेगा ना तो एकदम दुरुस्त रहोगे बिहार के बारे में कुछ भी बोलने। और मेरा हर चैप्टर पे हम रोज लगभग 1-2 चैप्टर जो है डिस्कस करते हैं और बताते हैं, उसको देखो सुनो, बहुत पॉइंट मिलेगा। अब आपका सवाल हो गया, प्रशासक के सबसे बुरी चुनौती, ये प्रैक्टिकल चीज बताया। इसके अलावा डिलेमा जो है, मोरल और एथिकल डिलेमा भी होता है कि मान लीजिए कि आप गए, एक सैंड माफिया काम कर रहा है वहां, आप हटाने के लिए गए और सैंड माफिया आप पर आक्रमण कर दे, आप क्या करिए? आपके परिवार को थ्रेटनिंग दे रहा है, व्हाट विल यू? घर आपका ये चाह रहा है कि आप नौकरी ना करें, महिलाओं के लिए सवाल, आप क्या छोड़ देंगे? आपके छोटे बच्चे हैं, क्या करिएगा?
कोई ऐसे, इसको कहते हैं एथिकल और मोरल डिलेमा, एकदम हैंडल होता है। आप उसके पीछे तर्क को समझो, वो क्या जानना चाह रहा है, कि आप कैसे थिंक करते हो, हाउ डू यू थिंक। और सबके पीछे कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स और लॉजिक है। क्या है? हर चीज के पीछे प्रिंसिपल है। तो वो हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा एथिक्स बताएंगे आपको। और इसीलिए आजकल प्रशासनिक पदाधिकारियों के लिए एथिक्स की जानकारी होनी बहुत जरूरी। कब हमको प्रोसीजर को देखना है, कब हमको जो है नेचुरल जस्टिस देखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे, जब आप काम करोगे तो ये सब इनसाइट आएगा। देखो कई बार क्या होता है, प्रोसीजर है, आप जानते हो वो महिला आपके पास जो आई है वो गरीब है, उसके देखने से लग रहा है कि ये बिल्कुल, आप क्या करोगे? उसको नहीं कहोगे जा करके तुम बनाओ यहां दर्ज कराओ, वो सब आप फैसिलिटेट कर दो इसको। तो आपने क्या किया, प्रोसीजर को थोड़ा सा आसान कर दिया। आप उसको ये नहीं कह रहे हो कि तुरंत दे दो इसको, आप कह रहे हो उसके लिए प्रोसीजर को आसान कर, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं है, ही डजंट नो अबाउट द प्रोग्राम बट ही इज एलिजिबल फॉर दैट। तो आप क्या करोगे, इसको फैसिलिटेट करोगे। उसको देंगे नहीं, उसको फैसिलिटेट करेंगे कि आपको ये चीज यहाँ पे ऐसे करना है। तो पूरा फैसिलिटेट बैठा करके सब लोगों को कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट? तो हमने प्रोसीजर को क्या किया, थोड़ा सा रिलैक्स कर, सरल बना दिया सिचुएशन को देखते हुए। और इस क्यों किया? इसलिए नहीं कि वो मेरा दोस्त है, इसलिए क्या, क्योंकि उसकी नीडी है, नेचुरल जस्टिस तो हम लोग कहते हैं, नेचुरल जस्टिस आपने की। तो समटाइम ऑफिसर को नेचुरल जस्टिस, नैसर्गिक न्याय क्या कहता है, उसके तहत काम करना पड़ता है, उसको अपने विवेक का प्रयोग करना पड़ता है। आप डिसीजंस जो लेते हो उसमें विवेक का प्रयोग करना पड़ता है। भगदड़ मच गई, आप क्या करोगे? सबसे पहले जो मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन है उसको प्रोटेक्ट कर, जैसे बच्चे, महिलाएं। जैसे आपकी ड्यूटी लगा दी गई, मान लो गांधी मैदान में, वहां भगदड़ मच गया, एक गेट पे आप मैजिस्ट्रेट हो, व्हाट वुड यू डू? गेट ओपन करेंगे, एक तरफ खड़े हो जाएंगे, महिला बच्चों को सबसे पहले बाहर निकल। वो आपका जस्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड, कुछ नहीं है उसके पीछे, सोचना है। तो कहेंगे आप महिला बच्चों को करेंगे, तो दूसरी तरफ मेल्स हैं, उसकी भी जान जा सकती है। बोले बिल्कुल सर, लेकिन मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप है, इसमें ज्यादा जान जाएगी। फिर हम अनाउंसमेंट कराएंगे, ये करेंगे, जस्ट यू नो हैव टू थिंक, विवेक का। हम कुछ इस तरह के जो डिलेमास होते हैं, मोरल डिलेमा, उस पर कुछ क्लास करेंगे। एथिकल इश्यूज, मोरल इश्यूज जहां आते हैं, जहां पर्सनल प्रोफेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट है। देखिए आप क्या है, आपका दो चीज है ना, एक पर्सनल स्पेस भी है और दूसरा आप प्रोफेशनल, इसके बीच भी संघर्ष होता है, व्यक्तिगत और पेशे का। आप किसको महत्व देंगे इससे? तो ये जो चीजें हैं, इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, कैसे जवाब दे सकते हैं, एक बेहतर जवाब दे सकते हैं, उसकी चर्चा करें। ठीक है, इसके लिए लेकिन जैसे ज्योग्राफी है, ये सब चीज है, इसके लिए अलग अलग, कुछ कुछ ज्यादा नहीं, एक एक घंटे का कर देंगे तो आप लोग का बहुत क्लियर हो जाएगा। क्लियर? अब बहुत बड़ा सवाल जो उन्होंने पूछा, और कोई भी पूछता है आपसे, आप ये मत सोचो कि इंटरव्यू वाला पूछ रहा है इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है, इंटरव्यू वाला पूछ रहा है इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है। आपसे दोस्त आपका पूछ दे कि यार तुम तो ये काम कर सकते हो, यही क्यों? क्या जवाब देंगे आप इसका? आप क्यों एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहते हैं, है ना, सिविल सर्विस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? वाई, यही सवाल है ना। आप क्यों सिविल सेवा में आना चाहते हैं, इसका कोई एक जवाब नहीं हो सकता।
हर व्यक्ति का अपना जवाब, हर किसी का अपना जवाब। तो पहली चीज आप जान लो, इसका कोई टेम्पलेट नहीं है। इंटरव्यू के ज्यादातर सवाल में सबका अपना जवाब होता है, क्योंकि हर किसी के अपने कारण हैं यहां आने के। आप जो भी जवाब दीजिए, मैंने क्या कहा, उसका कारण दुरुस्त हो, क्या होना चाहिए, रीजन क्या होना चाहिए, वो रीजन जो है लॉजिकल होना चाहिए। एक एजुकेटेड व्यक्ति, अब ये नहीं कि आप ऐसी चीज बोल दो कि हम इसलिए आना चाहते हैं ताकि पावर मिले और सबको डराएं। देखिए, आप कोई भी जवाब दें, आपका भी जवाब सही है। आप बताइए, आप क्या जवाब दीजिए, बिना डरे बोलिए। हाँ, ठीक है, आप क्या जवाब देंगी? कोई कई कारण है, आपका क्या कारण है? ठीक है, आप क्या जवाब देंगे? अब देखिए, अब कहाँ, अब इनका जैसे इन्होंने जवाब दिया, इन्होंने ये कहा कि हम सिविल सर्विसेज इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं, लोगों की समस्या जो है वो मुझे कहीं ना कहीं तंग करती है और हम उसकी समस्या को दूर करना चाहते हैं। हाँ, तो आपसे ये सवाल पूछेगा सिविल सर्विसेज क्यों? देर आर सो मेनी सोशल वर्कर जो ये काम कर रहे हैं, और ज्यादा काम कर रहे हैं सिविल सर्विसेज। लोगों की समस्या क्या, लोगों के जनरेशन तक को सुधार दे रहे हैं। तो क्यों आप यहां आ सकते थे? तो तैयार रहना है, ठीक है। देखो सोचो, अभी हम बता देंगे कैसे निकलना है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। देखो है हमारे अंदर, लेकिन हम लोगों को कहने का आर्ट नहीं आता है। हमको अपनी बात रखने की कला सीखनी है आपके अंदर, लेकिन आप बोल नहीं पाए। तो इसीलिए वो आपसे सवाल पूछे, ठीक है। तो तैयार रहना है। याद रखिए कि ये पूछेगा तो क्या जवाब देंगे, अगले क्लास में बताइएगा आप हमको। आपने कहा कि मैं इसलिए मैं आना चाहती हूँ सिविल सर्विसेज में, बिकॉज ये मुझे एक जॉब सिक्योरिटी देता है, अट्रैक्ट करता है, ये मुझे एक ऑफिसर जैसा लगता है ये। तो सिविल सर्वेंट से ज्यादा पावरफुल, इकोनॉमिकली सिक्योर एक बिजनेसमैन, उसके उसकी सैलरी के बराबर आपकी सैलरी भी नहीं है। ही इज मच मोर सिक्योर, सेलिब्रिटी लाइक है। तो आपने इस ऑप्शन को क्यों नहीं अपना? आप पढ़ी लिखी हैं, आप कोई बिजनेस शुरू कर सकती। अब आप तैयार करिए, मैं वो ये कह रहा हूं कि ये पूछेगा आपसे कि देर आर अदर ऑप्शंस ऑल्सो जिसमें कि ये सेटिस्फैक्शन आपको मिल सकता है। व्हाई दिस? ठीक है। ये इसलिए मैंने क्या कहा, इंटरव्यू इज नॉट अबाउट आंसरिंग, इट्स अबाउट मेंटल प्रिपरेशन। मानसिक रूप से तैयार होना इस तरह की चीज के लिए। अगर आप मानसिक रूप से तैयार है, आप बोलिएगा वहां। तो इसीलिए इस देखिए, ज्यादातर लोग इंटरव्यू में क्या, अभी जितना भी मॉक इंटरव्यू कराएगा सब बताएगा, तुम दाहिने देखते हो, तुम बाएं देखते हो, तुम्हारा हाथ ऐसे चलता है। बकवास है। मैं इस मंच से कहता हूं कि जो लोग भी इंटरव्यू दे रहे हो, ये जो बेकार के लोग बैठे होते हैं, तुम्हारा दाहिना आंख जा रहा है, तुम्हारा बायां हाथ, तुम्हारा हाथ ऐसे, डोंट थिंक अबाउट इट। अगर आप वैसा करते भी हैं तो वो क्या 10 दिन में बदल जाने वाला है? आपको कितना भी सिखा दिया जाए, आप नेचुरली वैसे ही बोलेंगे जैसे आप बोलते हैं। इसलिए बिल्कुल ध्यान मत दीजिए उन लोगों का, वो कोई अनुभव नहीं है। आप कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको हम तराश कर बना सकते हैं। आपका व्यक्तित्व बन चुका है, और आपके व्यक्तित्व के बनने में आपने कहाँ से पढ़ाई की है, किन शिक्षकों से आपने पढ़ा है, किसको आपने सुना है, सबका प्रभाव है। वो एक दिन में कैसे बदल जाए? यहाँ हो सकता है, आपको सिर्फ मेंटली प्रिपेयर हम कर सकते हैं कि यू कैन एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन।
तो मानसिक रूप से आप तैयार रहो, दैट्स ऑल। कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, अपनी बात को रखने का मेंटल प्रिपरेशन करना, मेंटल प्रिपरेशन। डराते ही है, क्योंकि खुद डरे हुए वो लोग थे। तो मैं तो कहीं, आप जानते हो कि डरने वालों में से मैं, आपका व्यक्तित्व डर जाएगा तो आपका व्यक्तित्व सामने ही नहीं आ पाएगा। आप हो बहुत अच्छे, लेकिन नहीं आएगा अगर आप डरे हुए हो। इसलिए बिल्कुल नहीं, अगर मान लो कोई चीज मुझे नहीं आती, हजार चीजें हैं, इंटरव्यू के इस तरफ जो बैठा है वो कुछ भी पूछ सकता है, और कुछ भी पूछ सकता है मतलब आपसे ज्ञान ज्यादा है, अनुभव ज्यादा है उनका, तो आप डरेंगे तो और खत्म हो जाएंगे। आप बस इतना सोचें कि जो चीज पूछा जा रहा है, अगर उसका जवाब मुझे मालूम है तो मैं उत्तर दूं, नहीं मालूम है तो क्षमा कहने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, वो कोई ईगो का इशू नहीं होना चाहिए। अब कोई क्या होता है ना, हम क्यों बोलते हैं आपको, ज्यादातर जगहों पर जब आप मॉक के लिए जाएंगे आपको यही सिखाते हैं, तुमने उत्तर नहीं दिया इसका। यानी आपका ध्यान होता है इस बात पे कि कोई प्रश्न ऐसा छूट ना जाए जिसका उत्तर हम नहीं दे पाए। इसका टेस्ट नहीं है। अगर मान लीजिए मुझसे 100 सवाल पूछे जाएं, हो सकता है उसमें 99 क्वेश्चंस के जवाब मुझे नहीं आते 100, कोई बात नहीं, एक प्रश्न आपका व्यक्तित्व बता सकते। झूठ बोलने से आपका व्यक्तित्व बिल्कुल साफ एक्सपोज हो जाता है, उजागर हो जाता है कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। यानी आप सोचिए क्यों क्यों इसको हेट करते हैं, झूठ बोलने को या गलत बोलने को बहुत सीरियसली लेते हैं। और कई लोग, चालाक लोग, समझते हैं कि हमने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, और सामने वाला चुपचाप सुनता रहेगा आपको, कई बार तो रिएक्ट भी नहीं करेगा आपके झूठ पर, और मार्क दे देगा कि ये बहुत बड़ा झूठा है, तो कुछ पता नहीं, और बिल्कुल झूठ बोले जा रहा है। कई बार तो रिएक्ट कर देंगे, कोई रहेगा वैसा मुंह फट मेरे टाइप का, तो भगा देगा आपको कि नहीं पता है तो क्यों बोल रहे हो, अपना टाइम खराब करो और मेरा भी। लेकिन कई बार क्या होगा, बोर्ड आपका चुपचाप आपको बकवास करने देगा। इसीलिए ध्यान रखा, जितना पूछा जाए उतना। दूसरा, अगर नहीं जानते तो आप बोल दीजिए नहीं। अगर आपको पता है कि कुछ जानते हैं कुछ नहीं, तो आप बोलिए कि सर मुझे ठीक से नहीं पता पर मैं गेस कर सकता, अगर आपकी अनुमति है तो मैं गेस कर सकता। या कभी ऐसा भी हो सकता है सर आता है पर थोड़ा सोचने का समय, तो भी ले सकते हैं कि सर थोड़ा सा ये ध्यान आ रहा है, कुछ कर भी बोल सकते। कई बार ऐसा होता है कि आपने मांग तो लिया सोचने का समय, लेकिन कुछ याद वाद नहीं आ रहा है ना। ये भी होता है क्योंकि दबाव में आप है, ले तो लिया टाइम लेकिन कुछ नहीं आ। तो क्षमा करके ही आगे निकल जाइए, नहीं तो जितना आप गलत बोलेंगे उतना उसके अंदर वो जाएंगे और आपका पूरा इंटरव्यू जो है वो खराब हो। तो ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि यह आपका जो भी अपना जवाब होगा का लॉजिकल, लॉजिक आप जरूर ढूंढ, कुछ भी बोलेंगे वो उस तरफ से कुछ बोलेंगे, और बोलेंगे तो आप उसका क्या जवाब दीजिएगा ये मेंटली तैयार कर, ठीक है। और कोई भी फैक्ट अगर आप बोल रहे हैं तो ऑफिशियल फैक्ट बोलिए। जैसे आप सर्वे का दीजिए, बजट का दीजिए, कोई सरकारी प्रतिवेदन है उसका हवाला दीजिए। गेटिंग माय पॉइंट। तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों आना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आपको कई जगह जाइएगा इंटरव्यू में तो ये भी बोलेंगे इसका ये जवाब दीजिएगा, कभी भी आप अपना जवाब तैयार करिए, और हर किसी का अपना जवाब होता है और होना चाहिए, और ऑनेस्ट रहिए अपने चीजों। झूठ क्यों प्रॉब्लम है ये मैं आपको बता, सोचिए आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, चीफ मिनिस्टर आपने को मीटिंग में बुलाया, बोला कि बताओ बिहार में फ्लड जो है कितने जिले में आया है, कॉन्फिडेंटली आपने बोल दिया गलत आंकड़ा,
क्या होगा? राज्य तो गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर हो ना, वो इन्फॉर्म्ड रहना, आपको अपने चीज के बारे में पता होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी ब्लर 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 बोल रहे हैं, कुछ पता नहीं है। पूछे अभी कि बताओ कौन सा फसल लगा हुआ है, आधे तो ब्यूरोक्रेट अभी जानते भी नहीं कि कौन सा फसल बिहार में ये सीजन है। कई ब्यूरोक्रेट ऐसे हैं। नीतीश कुमार तो बहुत चीफ मिनिस्टर हैं, जमीन से जुड़े हुए आदमी, तो जानते हैं इस सीजन में क्या होता है। कई ब्यूरोक्रेट को नहीं पता है। और एग्रीकल्चर में आप डिपार्टमेंट में आपको नहीं पता, नहीं पता तो पता करिए। तो ब्यूरोक्रेट को क्या होना चाहिए? इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। और सोल्यूशन देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर का काम नहीं है सिर्फ प्रॉब्लम गिनाना, उसका दिमाग क्या होना चाहिए? सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। कोई भी चीज आप ऑप्टिमिस्टिक बात करो, ये नहीं करो बिहार में बहुत भ्रष्टाचार, बहुत गरीबी, तो क्यों फिर आप बन रहे हो? ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे दूर करना है, इस पे बात करो। तो आशावादी होना चाहिए, आपका कोई भी बात आशावादी होना चाहिए, निराशावादी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि निगेटिव नहीं करना है, आपको इसके किसी भी चीज की आलोचना करनी है, नकारात्मक पहलू से परिचित होना है, लेकिन इस नकारात्मक पहलू को कैसे दूर किया जा सकता है, इस पर बात करना है। ये नहीं कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात करना है, समाधान को ध्यान में रखकर बात करना। झूठ नहीं बोलना है, गलत नहीं बोलना है, रॉन्ग रॉन्ग फैक्ट नहीं। क्योंकि ये दोनों चीजें जब आप बोलेंगे, आपका चेहरे का भाव बदल जाता है, बोलने का तरीका बदल जाता है। और ये आप जान लीजिए कि सामने जो बैठा हुआ उसको इतना अनुभव है, वो भाप जाता है। तो इसीलिए नहीं करना, क्योंकि आपके बोलने में जो आत्मविश्वास है, उससे वो जान जाता है कि ये व्यक्ति में मौलिकता है। और अगर ये लग गया बोर्ड को कि आप में ओरिजिनलिटी है, आप मैं मेरा विश्वास करिए, आप एक प्रश्न का जवाब नहीं देंगे फिर भी आपका सलेक्ट। क्योंकि अगर उसको लग गया कि ये ओरिजिनल पर्सन है, ये ऐसे लोगों की तो एडमिशन में जरूरत है। जो कहते ना, बारेन वुफे ने कहा कि आप कैसे आदमी को अपने कंपनी में लोगे, इंटेलिजेंट? बोला नहीं, इंटेलिजेंट तो काम करते करते इंटेलिजेंस आ जाएगा, असली चीज है इंटीग्रिटी। वैसा मुझे कर्मचारी चाहिए, वैसा व्यक्ति चाहिए जो इंटेलिजेंट कम भी हो पर इंटीग्रिटी हो उसके अंदर। इंटीग्रिटी का मतलब झूठ नहीं बोलता हो, गलत नहीं करता हो, ईमानदार हो अपने। और ईमानदार व्यक्ति जो होगा, कि आवाज की खनक अलग होती है, जैसे असली सिक्के की खनक जो है वो अलग होती है। तो अगर आप एक भी प्रश्न का जवाब न दो और ये लग गया कि ये व्यक्ति अपने वचन में ईमानदार है, ईमानदारी से अपनी बात रखी है, तो उसको जो है उसके पूरे अंक मिलते। और अगर आपने अच्छी बात भी कही है लेकिन बना कर कहा है, बनावटीपन है उसमें, तो आकर्षित नहीं करता। भले आपका स्वभाव सही हो, लेकिन उसमें वो बात नहीं है। आपको वो दिखना चाहिए। अगर कहते हैं आप कि बिहार के प्रशासन या बिहार में हम सर काम करना चाहते हैं लोगों के, ये बोलने में ही अब बहुत चीज आ जाता है। इतना पैशनेट है आप, तो बताइए आपने क्या सोचा है, कैसे काम करें? कई ब्यूरोक्रेट आए, नहीं कर पाए, आप क्या अलग करें? तो कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए ना कि सर मैंने ये सोचा है कि एक एडमिनिस्ट्रेशन में ये चीज किया जाने से ये इस प्रकार के परिवर्तन को अंजाम दिया, इस समस्या का समाधान, कोई यूनिक चीज, कोई अलग चीज, या जो हो रहा है उसी में कुछ छोटा परिवर्तन कैसे अलग कर सकता है, वो आपको। और
महिलाओं के लिए भी, लड़कियों के लिए भी ये सवाल पूछे, खासकर विमेन रिलेटेड इश्यूज, तो आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए। बिहार की में जानते हैं विमेन रिलेटेड इश्यूज बहुत हैं। महिलाओं से संबंधित कई, आप देखो कि कई प्रकार के अपराध, कई प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, अपराध कैसे रोकेंगे इस, अगर पुलिस सर्विस में दोगे तो बोलेगा अपराध का, महिलाओं कैसे रोकेंगे, महिलाओं को क्या करेंगे आप, भेदभाव है, पॉलिसीज तो हैं दूर करने के लिए, लेकिन आप एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे इसको इफेक्टिवली लागू करेंगे, आपको बताना पड़ेगा कि क्या समस्या है, इतना पैसा खर्च हो रहा है, सरकार इतना पैसा खर्च कर, फिर भी परिणाम उस प्रकार से नहीं है, क्यों? आप देखिए एजुकेशन पे कितना खर्च है, कल मैं बात कर रहा था, मेरा इकोनॉमिक सर्वे वाला लेक्चर आप देखिएगा, शिक्षा पे कितना खर्च किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम देखिए कि नीचे क्या करें, बताइए एडमिनिस्ट्रेटर, बड़ा सवाल है। अब यही देखिए, यही कुछ बात अगर आप अच्छी बोल देंगे जो उनको रुचिकर लगे, तार्किक लगे, नंबर वहां है। ये उनको भी पता है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में अभी है नहीं, तो बहुत सारे चीज को नहीं जानते एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या है, ये बात से वो अवगत है, लेकिन कम से कम आप में वो स्पार्क देखना चाहते हैं, है कि नहीं? आएगा तो सिर्फ क्या 10 से 5 वाला रहेगा क्या, आएगा जाएगा कि कुछ करेगा, ये वो ढूंढता। हम लोग भी इंटरव्यू देते थे, हम लोग अक्सर पूछते थे अपने प्रोफेसर से कि सर आप क्या ऐसा देखते हैं हम लोगों के अंदर, कभी ज्ञान तो आपके बराबर होगा नहीं हमारा, अरे आपने, आपका 15 साल का अनुभव है, हम तो नए नवेले आए हैं इसमें, इस फील्ड में, आप क्या देखते हैं इंटरव्यू में? तो हमेशा एक चीज कहते थे, बहुत सही बोलते हो तुम, निश्चित तौर पे हमारे ज्ञान के बराबर तुम्हारा ज्ञान हो ही नहीं सकता, और हम ये जानते हैं कि तुम क्या नहीं जानते हो। तो बोलते तो फिर मूर्ख बनाते हैं क्या हम लोग को सामने लाकर? नहीं, हम ये देखते हैं कि इसमें स्पार्क है कि नहीं, हलचल है कि नहीं, ये अगर एकेडमिक्स में आएगा तो मेहनत करेगा कि नहीं, कि बस 10 से 5, ये आपके व्यक्तित्व को बना, तो वो ये चीज ढूंढना चाहते हैं, और वो आप देखोगे उनके आंखों में चमक आ जाएगा आपके उत्तर से ही, का प्रभाव यही होता है। तो कोशिश करना, और ये कब आएगा, जब आप दबाव में रहोगे तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, दबाव रहित थोड़ा ओपन होकर के जवाब दो, ठीक है? सबके अपने उत्तर होंगे, क्यों करना चाहते हो, इस पर खूब काम करो, लिखो। देखो क्या है ना, कई लोग अपने जीवन को ही ठीक से नहीं देखा है, उनको लगता है खुद डर डर के जिए हैं, कोई भी जवाब तो अपना होगा ना, आप क्यों आना चाहते? कई लोग, आप अलग बैकग्राउंड से, ये अलग बैकग्राउंड से, इनका संघर्ष अलग है, आपका पारिवारिक आपका अलग है, आपके कारण अलग है। जैसे मुझसे पूछे कि मैं पढ़ाता क्यों हूं, मेरा अपना जवाब है, क्या हर किसी का यही जवाब हो? कोई जरूरी नहीं, कोई आर्थिक तंगी के कारण पढ़ा रहा है, कोई अन्य कारणों से पढ़ा रहा है, किसी को विषय में रुचि है इसलिए पढ़ा रहा है, कोई सामाजिक परिवर्तन इस संदर्भ में करना चाह रहा है, इस इसलिए वो अलग है, तो कारण सबके अलग हो सकते। तो मेरा मानना है कि आप अपना उत्तर तैयार, ठीक है? इसके बाद इंटरव्यू की तैयारी में मुझे लगता है कि इन सब पहलुओं को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो कुछ शेष नहीं रह जाता है, बस उसके बाद मॉक, आप लगातार मॉक देते रहिए, इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस होगा, तो मॉक इज लाइक प्रैक्टिस।
इसको हमारे यहाँ भी हम आपको देंगे, इसमें आप आएंगे तो इससे आपको अपनी तैयारी सही तरीके से चल रही है कि नहीं इसका पता चल। बहुत ज़्यादा मॉक भी नहीं देना है, और मॉक दीजिए, सुनिए शब्द, क्योंकि निश्चित तौर पे आप अलग अलग जगह पे भी देंगे, हम उससे आपको मना नहीं करते हैं, जहाँ भी देना है बिल्कुल, उससे कोई मुझे परहेज नहीं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि मॉक दीजिए, सुनिए कम दूसरे का, बस दिए निकल जाइए, क्योंकि कई कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें बताएंगे आप, तो आप सोचेंगे ये करें कि वो करें, तो उसमें नहीं जाना है। अपना दिया ठीक है, नोट कर लिया, कुछ कंस्ट्रक्टिव लगा, मतलब सुनना सबका है, करना, तो इसको आप ध्यान में रख करके करिए। ये प्रमुख बातें मैंने आपको ये बताई, क्या क्या पहलू हो सकता है इंटरव्यू की तैयारी के लिए, एजुकेशनल बैकग्राउंड, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल, हॉबीज, ठीक है। हाँ, देखिए, हॉबी अगर हम लोग कहते हैं अभिरुचि, और इंटरेस्ट का मतलब रुचि, इंटरेस्ट बहुत सारी चीजों में हो सकता है, अभिरुचि होता है कि आपका जो इंटरेस्ट है उस पे आपने ज्यादा समय दिया, जैसे आपको गार्डनिंग भी अच्छा लगता है, किताब पढ़ना भी अच्छा लगता है, म्यूजिक भी, तो ये सब रुचियां हैं आपकी, लेकिन सभी अभिरुचि नहीं बन सकती, क्योंकि समय आपके पास कम है, तो किसी एक चीज को ज्यादा करेंगे, उसके बारे में आपकी जानकारी थोड़ी अधिक होती है, तो वही आपका हॉबी बन जाता है। कई लोगों का हॉबी प्रोफेशन में भी तब्दील हो जाता है। योर प्रोफेशन और पैशन है ना, योर 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 पैशन, इतना पैशनेट हो जाते हैं अपनी रुचि को लेकर, समटाइम्स इट बिकम्स प्रोफेशन ऑल्सो, दैट इज द बेस्ट थिंग। जिस चीज में आप बहुत ज्यादा पैशनेट हैं उसके प्रति, वो आपका पेशा भी बन सकता है। जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट खेलता है, शुरू तो उसी प्रकार से होता है, हॉबी से ही होता है, रुचि आपको अच्छा लगता है, और धीरे धीरे देखिए कई लोगों में प्रोफेशन, तो समटाइम्स पेंट करता है बच्चा स्कूल में, वो जबकि उसको कहा जाता है मैथ पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, लेकिन वो घर पे चुपके से पेंट करता है, तो वो क्या हो जाए, क्या धीरे धीरे पैशन के बारे में उसकी जानकारी बढ़ती चली जाती, और वो कभी कभी प्रोफेशन, तो रुचि कई हो सकता है, अभिरुचि लिमिटेड होगा, कोई खास, ये डिफरेंस है हॉबी एंड इंटरेस्ट, ठीक है। जैसे मिठाई की दुकान पर सब चीज मीठा है, लेकिन पूछे कौन सा मिठाई पसंद है, तो सब अच्छा लगता है, ऐसा नहीं बोल सकते। आपको मिठाई अच्छा लगता है, लेकिन कहेंगे सर जलेबी की बात कुछ तो हो गया वो हॉबी है। तो अभिरुचि जो है वो पैदा होती है, कई लोगों को अभिरुचि की, ये हम लोग अक्सर सोचते हैं जलेबी ये गोल बन कैसे जाता है, उससे रुचि पैदा होती है, तो कई चीजों के कारण जो है बहुत व्यक्ति, इसलिए बोले इंटरव्यू जो है बहुत व्यक्तिगत चीज है, का व्यक्तित्व है, इसलिए कभी डरिए मत इससे, और वो कई असहज करने वाले सवाल आपसे पूछेंगे, तो वो इसलिए पूछा जाता है ताकि आपके व्यक्तित्व के बारे में ज्यादा जानकारी उनको प्राप्त, वो नकारात्मक नहीं है, वो जानना चाहते हैं कितनी गहराई है। जैसे ही आप 2 बार नो बोलेंगे सर मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो वो देखेंगे उस चीज से पूछना बंद करेंगे, वो जान जाते हैं ये इसकी सीमा है। आप देखेंगे कि नहीं ज्योग्राफी में आप बहुत इन डेप्थ बता रहे हैं, तो और डेप्थ में जाएंगे, देखते हैं कहाँ तक इसको पता है, ठीक है। तो वो आपके व्यक्तित्व का जो कहते हैं ना फ्रेम जानना चाहते, सीमा आपका जान, तंग नहीं करना चाहते। कई बार देखते हैं कि जानबूझ के भी सवाल कुछ असहज करने वाले पूछे जाते हैं, जैसे आपको बोल भी गए ये भी नहीं पता है आपको, अब देखिए आप नौकरी के लिए गए हैं, आपके मन में क्या लग रहा है, मेरे बारे में बहुत खराब सोच रहा है। मीटिंग में हो सकता है ना, फिर बैठे हो और आपको बोले आपको कुछ नहीं आता, तो आप क्या करेंगे, आप असहज होंगे तो आगे क्या बात भी नहीं हो पाएगा, तो आप ये बोलेंगे जी श्रीमान मुझे इसके बारे में जानकारी, समाचार,
यही बोलेंगे, आगे का मौका दे। ये नहीं कि घबरा जाना है, वो जस्ट देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है। कई बार आपको हो सकता है, पर आप सहज रहिए, आप उसी तरह से, आपके चेहरे पर हल्की मुस्कान, ज्यादा हंसना भी नहीं, हल्की मुस्कान और एकदम बिल्कुल फॉर्मल। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको प्रश्न आए ना आए, वो एंड नहीं है। और इंटरव्यू में नंबर हमेशा इस बात से नहीं मिलता कितने प्रश्न के आपने उत्तर दिए, इस बात का अंक मिलता है कि आपने कैसे उत्तर दिए, किस प्रकार से ना कहा आपने। टेस्ट मैच देखा है, क्रिकेट, क्रिकेट का अक्सर हम एग्जाम्पल देते हैं। कई बैट्समैन देखते हैं, कई बॉल को छोड़ देता है, और छोड़ने का भी बड़ा स्टाइल होता है ना, आगे गया, यूं गया और बॉल को छोड़ दिया। तो ये क्या है, ये भी एक टेक्निक है, आर्ट है। और फिर सही गेंद का इंतजार करता है और उस पर वो रन बनाता है। तो आपका वही होना चाहिए, जो गेंद कठिन है, जो प्रश्न आपके, आपको लगता है कि इसमें हम जवाब नहीं दे पाएंगे, हमको नहीं मालूम है, छोड़ दीजिए। छोड़ना कमजोरी नहीं है, लेकिन छोड़ने का भी एक तरीका है, उसको भी पोलाइटली बोलना है, आर्ग्यू नहीं करना है बहुत, नहीं सर हमें पर। कई बार ऐसा होता है, आपको बोलेंगे बताइए, आप इंसिस्ट करेंगे आपके ऊपर, तो अगर आप सही हैं जरूर बोले, जहां तक श्रीमान मेरी जानकारी है मुझे ये पता है, इतना जरूर आप अपनी अपनी बात को रखें, ठीक है। देखिए, जो भी बड़े इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल पोर्ट्स होते हैं उनके लिए महामहिम भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, जैसे कहीं चली गई चेयर पर्सन है, तो चेयर पर्सन मेल हो और फीमेल हो, इसीलिए आप देखिएगा चेयरमैन पहले यूज होता था, अब इसी को, अब चूंकि महिला है तो फिर चेयरमैन कैसे कहेंगे, इसीलिए अब इसकी जगह देखिएगा चेयर पर्सन हो गया। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर चेयरमैन भी आपने कह दिया तो मैन का मतलब वहां जेंडर से नहीं है, उस पद से है। और पद जो है वो जेंडर न्यूट्रल होता है। प्रेसिडेंट में मेल और फीमेल वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी प्रेसिडेंट है वो महामहिम, ठीक है। हाँ, हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, पहलू है जिसको कि तैयार करना चाहिए। वो है आपके, आपकी जो प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है, जॉब प्रेफरेंस जो है, कि किस तरह के जॉब में आप आना चाहते हैं। जैसे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बिहार पुलिस सर्विस है, बिहार फिनेंस सर्विस, देयर आर सो मेनी, कई तरह की सेवा है। तो सेवा का आपका क्या प्रायोरिटी है, इससे भी सवाल पूछते हैं। जैसे आपने कहा बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए, अगर आप प्रेफरेंस कहीं दे रहे हैं, मतलब एक्सपेक्टेशन है। अब ये नहीं कि पूरा पता हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि देखो सब तो एडमिनिस्ट्रेशन ही है, लेकिन ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जब आप कहते हैं बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मतलब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल मतलब कहीं भी फिट हो जाएगा। इसलिए बीएस के लोग कहीं किसी भी विभाग में आप देखोगे फिट हो जाए। लेकिन अगर मान लो बिहार फाइनेंस सर्विस में आप, तो आप उसी डिपार्टमेंट में रहे, बात समझ रहे हो। लेकिन अगर बीएस के लोग हैं तो कहीं जगह पर, लेकिन आप जैसे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, तो ये शुरुआत कहाँ से हो, तो पहले अगर आप देखोगे तो पहले जो हमारा था वो बीडीओ से शुरू होता, लेकिन अब ये अलग कैडर हो गया, ताकि ये भी एडमिनिस्ट्रेशन ही है।
लेकिन इसका कैडर अलग हो गया, दैट इज नॉट बीएस, दैट इज रूरल डेवलपमेंट का अलग से आरडीओज हो, कैडर अलग हो गया, तो बीएस रीस्ट्रक्चर हो गया। अब जो आप बीएस का देखते हो, ये सब डिप्टी कलेक्टर बनते, दे स्टार्ट फ्रॉम द डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, सीनियर डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट से बीएस, हाँ सीनियर डिप्टी कलेक्टर, वही बोल रहा हूँ, एसडीसी। अब ये अगर आगे की ओर जाते हो तो डीसीएलआर भी बनते, ये आप देखोगे एसडीओ भी बनते, लेकिन सब कोई जरूरी नहीं है कि ये बन जाए। देखो एक क्या होता है कि पोस्ट है ये सब, हाँ हाँ। देखिए एक्चुअली क्या है, बिहार मतलब भारत का एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप देखोगे तो एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा, सरकार बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही है। अब अगर कहोगे तो थोड़ा नीचे गया पंचायती राज के आ जाने से, अब सरकार गांव के स्तर तक है, ग्रास रूट लेवल गवर्नमेंट का। डिस्ट्रिक्ट नहीं तो सबसे यूनिट था जहां तक गवर्नमेंट होता था, ठीक है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखोगे तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो एक पोस्ट है जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी कहते हैं, कलेक्टर भी कहते हैं। अब सवाल है कि ये दोनों वर्ड क्यों यूज, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो एडमिनिस्ट्रेशन का तो इतिहास है, कैसे किसको का क्या मिले, देखो कोई रूल नहीं है, देर इज नो रूल एट ऑल। किसी तरह से हम काम एफिशिएंटली कर सकें इसके लिए चीजें, कई बार देखोगे जब अलग अलग एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जुडिशियरी से अलग नहीं होता तो जुडिशियल पावर्स भी होते, तो कई जुडिशियल पावर भी इनके पास है, इस नाते ये मैजिस्ट्रेट भी हैं। कलेक्टर इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि अभी भी भू राजस्व के मामले में, लैंड रेवेन्यू के मामले में ये, लेकिन अब लैंड रेवेन्यू मेजर सोर्स ही नहीं है सर का, इसीलिए आप देखो कि फिनेंस इसलिए अलग हो गया, फिनेंस के अंदर भी अलग हो गया, कमर्शियल टैक्सेस बिल्कुल अलग डिपार्टमेंट, टैक्स अलग है। क्यों? क्योंकि राजस्व का बड़ा जरिया है, अब डीएम साहब ये देखेंगे कि वो देखेंगे, इसलिए अलग हो गया। तो इसलिए डीएम को आप कलेक्ट डीएम भी कहते हैं, कलेक्टर भी कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सबसे बड़ा पोस्ट, और ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी हेड यही है, कानून व्यवस्था का ये हेड है। और कई जगहों पर डीएम का जो मेजर रोल है वो आप देखोगे सुपरवाइजरी रोल है, हर चीज को सुपरवाइज करना है, क्योंकि गवर्नमेंट और नीचे के बीच में ये कड़ी का काम करते हैं। अगर मान लो कि अ, ऊपर में एडमिनिस्ट्रेटिव किसी को कुछ चाहिए, जानकारी चाहिए, तो डीएम के थ्रू ही जाते हैं। तो सब चीज में क्या है, सुपरवाइजरी रोल है, डायरेक्ट बहुत सारा काम डीएम नहीं करते, बट का सुपरविजन होता है। अब तो और भी बहुत कम हो गया क्योंकि पंचायती राज आ गया ना, इसके नीचे गवर्नमेंट आ गया। तो अब क्या देखोगे, कई चीज जो है पहले बीडीओ के माध्यम से होती थी, डायरेक्ट प्रोग्राम वहीं जाता था, अब तो पंचायत के माध्यम से होता। तो यहाँ से प्रोग्राम तो कुछ, लेकिन आज भी देखोगे डीएम बीडीओ के यहाँ मीटिंग करते हैं, तो सुपरवाइजरी रोल है, सिर्फ मीटिंग, डीएम मतलब सिर्फ मीटिंग 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 मीटिंग, रिपोर्टिंग मीटिंग रिपोर्टिंग। इसलिए अब रेलेवेंस भी इसका नहीं है, क्योंकि दिक्कत बहुत है। अब देखो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। अब देखो जैसे पटना सिटी है,
पटना का डीएम क्या कर लेगा? स्मार्ट सिटी बनना है, कितना आप सोचेंगे? अलग अथॉरिटी, इतना हॉस्पिटल्स है, इतना स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट, कहाँ से कर पाएगा एक डीएम? तो ये बहुत जनरलिस्ट है और बहुत ज्यादा हर चीज में, चूंकि इनका कैडर है बना हुआ, पोस्ट है, तो रोल अभी भी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ऊपर है, बाकी नीचे में उनके हेल्प के लिए सब डिप्टी कलेक्टर होते, उसी में सीनियर डिप्टी कलेक्टर, और विभिन्न डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें सीनियर डिप्टी कलेक्टर्स होते। जितना भी डिपार्टमेंट होगा सबके अंदर एक होगा, और कलेक्टर साहब ऊपर। डीसीएलआर है, ये लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड, क्योंकि लैंड रेवेन्यू का हेड होता तो नीचे में डीसीएलआर भी। एसडीओ है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सब डिवीजन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई सब डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन, ये पोस्ट के लिए ही सब मारा मारी है। फील्ड में यही है, बाकी आप अगर ऊपर जाते हो तो एडीएम बन सकते हैं, डीडीसी बन सकते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, ये एडीएम रैंक के दोनों। फील्ड में रहे तो ये, नहीं तो फिर आप अगर डिपार्टमेंट में पहुंच गए हेडक्वार्टर में तो फिर वही ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, इस तरह से प्रमोशन जैसे जैसे होता गया। और सेक्रेटरी तो हमेशा ये डीएम साहब जो हैं ये सेक्रेटरी बन जाते थे आगे चल, आईएएस कैडर, तो सेक्रेटरी बन जाएंगे, एडिशनल सेक्रेटरी बन जाएंगे, स्पेशल सेक्रेटरी बन जाएंगे, चीफ सेक्रेटरी उनका अलग। और ये जो है इस तरह से डिप्टी कलेक्टर, सीनियर डिप्टी कलेक्टर, फिर कुछ एसडीओ बने, कुछ एडीएम, डीडीसी, एंड फिर अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो दिस इज द स्ट्रक्चर बिहार एडमिनिस्ट्रेशन। बिहार पुलिस का आप जानते ही हो, सिमिलर उसी तरह से इसके अंदर है। तो इसके अंदर जो है बिहार पुलिस सर्विस से आप क्या बनोगे? डीएसपी, डिप्टी एसपी, जैसे वहाँ डिप्टी कलेक्टर, यहाँ डिप्टी एसपी। और फिर आपका इसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा प्रमोशन होता जाता है, तो कई लोग आईपीएस बन जाते हैं, पीएस से भी कई लोग आईएएस बन सकते हैं। देखा है तो टाइमिंग, लेकिन कोई समयबद्ध तरीके से प्रमोशन नहीं उस तरह से होता है। स्टेट सर्विसेज का कई प्रॉब्लम है, वो आने के बाद बात करें तो ज़्यादा अच्छा, अभी से कितना सच्चाई जान लें। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछेंगे, जैसे पुलिस सर्विस है तो कुछ बातें पूछ सकते हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का क्या प्रॉब्लम है, पीएस के अंदर है तो पूछेगा डिप्टी कलेक्टर का क्या काम होता है, एसडीओ क्या काम करता है। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें तो हम लोग अलग अलग समय में कुछ लोगों को आपके लिए बुला देंगे इंटरव्यू में, जो आपको विभिन्न सर्विसेज के बारे में थोड़ा और डिटेल से बता दें। बट ये सब बहुत टेंशन नहीं लेना, आप नहीं बता पाओ तो ऐसा नहीं कि अरे नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं जानते इतना, कोई दिक्कत की बात। ठीक है, तो इसको इसी हिसाब से आप लोग तैयार करिए, और क्योंकि पीटी भी है आप लोगों का तो उस पर भी ध्यान दीजिए, इधर भी ध्यान। ठीक, और नेक्स्ट कुछ क्लासेस हम आपके पीटी के बाद भी कर देंगे, ताकि आप लोग जैसे कुछ एथिकल मोरल डिलेमास हैं, ज्योग्राफी है, पर कुछ बातें हैं, सिचुएशन बेस्ड हैं, उस पर कुछ कुछ बातें कर, या आप लोग बिहार के जनरल प्रॉब्लम्स को कैसे देखें उस पर भी कुछ बातें। ठीक है, और मॉक, तो मॉक अभी भी देना चाहते हैं आप लोग तो एक आध मॉक अगर देना चाहते हैं पीटी से पहले तो दे सकते हैं, हम लोग ओपन हैं। हाँ, हमने तो शुरू कर दिया, तो जो लोग कंफर्टेबल हैं आके दे सकते हैं। हाँ ठीक, ओके, थैंक